दोस्तों, क्या होता अगर शेरलॉक होम्स कोलकाता में होता। हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज शेखर होम में हम एक ऐसे ही डिटेक्टिव को देखेंगे जो हर केस को अपने बंगाली ट्विस्ट के साथ सॉल्व करता है। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जिनको देखते हुए लास्ट में हम एंडिंग को डिस्कस करेंगे और बिना देर किए सीरीज एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमें 1993 का समय दिखाया जाता है, जहां वेस्ट बंगाल के लौनपुर नाम के शहर में एक फॉरेस्ट गार्ड को वहां एक डेड बॉडी दिखती है और डर कर वो अपने साथियों को आवाज लगाता है। अब ये सीन यहाँ कट हो जाता है और 12 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जयव्रत सैनी नाम का आदमी एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो देखता है कि 2 आदमी चिकन खा रहे हैं, जिनमें से एक आदमी के गले में हड्डी फंस जाती है। तभी जयव्रत उसकी हेल्प करता है और उसको उल्टी करवा देता है। तभी मिसेस एच उस दूसरे आदमी पे गुस्सा करने लगती हैं। बेसिकली जयव्रत मिसेस एच के यहाँ रेंट पे रहने के लिए आया है। मिसेस एच जयव्रत को उसका रूम दिखाती हैं, जहां उसे उसके रूममेट शेखर के साथ रहना था, लेकिन रूम की चाबी शेखर के पास थी। इसलिए जयव्रत पिंटू के साथ शेखर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इसी बहाने वो लौनपुर भी घूम लेगा। तभी वो एक रिक्शा पकड़ते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद रिक्शे वाला रिक्शा रोककर बकरी के लिए लड़ने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि ये रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि शेखर होम ही है, जो कि गांगुली की बकरी को ढूंढने के लिए रिक्शे वाला बना था। बेसिकली जब भी गांगुली रिक्शे की घंटी बजाता था तो उसकी बकरी दौड़ के उसके पास आ जाती थी। इसलिए शेखर रिक्शे की घंटी बजाते हुए आता है और गांगुली की बकरी को ढूंढ निकाल लेता है। अब शेखर देवव्रत को ऑब्जर्व करके उसे बताता है कि वो पहले आर्मी में एक डॉक्टर था। शेखर के तेज दिमाग को देख जयव्रत शेखर से इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल जयव्रत लौनपुर योगा सेशन के लिए आया था, लेकिन शेखर के काम को देखकर वो उसके साथ रुक जाता है। अगले दिन वहाँ इंस्पेक्टर ला आता है, जो कि शेखर और जयव्रत को बताता है कि उसे जंगल में एक डेड बॉडी मिली है और उनसे केस में हेल्प करने के लिए बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेखर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और सब उसे शेखर होम के नाम से जानते हैं। अब शेखर और जयव्रत डेड बॉडी को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि इसकी डेथ पॉइजन से हुई है और किलर ने विक्टिम के हाथ पर यू का साइन बनाया हुआ था। ये सुनकर ला कहता है कि कल तो सीएम सर की पासिंग थी, तो यहाँ बॉडी कैसे आ सकती है। ला बताता है कि कल बस इमरजेंसी व्हीकल्स ही अलाउड थे। ये जानकर कि मौत पॉइजन से हुई है तो शेखर जयव्रत को एक किताब देता है और उसे पॉइजन का पता लगाने के लिए कहता है। अगले दिन नदी के किनारे एक और डेड बॉडी पुलिस को मिलती है, जिसकी डेथ सेम पहले वाली डेड बॉडी की तरह ही पॉइजन से हुई थी और हाथ पर यू साइन बना हुआ था, जिसका मतलब ये एक सीरियल किलिंग थी। तभी ला शेखर को बताता है कि जो पॉइजन यूज किया है उसका नाम कोलशिशन है, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर है। तभी शेखर ला को रजिस्टर पॉइजन के केसेस का पता लगाने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि वो यू का साइन नहीं था बल्कि हॉर्स शू साइन था, जिसे किलर अपना लकी चार्म मानता था। अगले सीन में हम शेखर और जयव्रत को मिसेस एच के कैफे में देखते हैं, जहाँ शेखर के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और पिंटू से कहकर वो लाल मिर्च मंगाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ला आता है और बताता है कि पास के नर्सिंग होम में पॉइजन के 3 केस रजिस्टर्ड हैं। शेखर जयव्रत को ला के साथ नर्सिंग होम भेजता है। नर्सिंग होम में ला और जयव्रत डॉक्टर से पूछताछ करते हैं और एक कंपाउंडर चुपकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन जयव्रत को वो दिख जाता है और उसे पकड़कर उसे पूछताछ करने लगते हैं। कंपाउंडर बताता है कि एक देवो नाम का कंपाउंडर यहाँ काम करता था और वो कुछ पागल सा रहता था। आजकल वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। वहाँ दूसरी तरफ शेखर अपने दर्द की वजह से एम्बुलेंस बुलाता है, जो कि उसी किलर की थी जो कि अब तक मर्डर कर रहा था। शेखर को देवो के बारे में पहले ही पता चल गया था और जानबूझकर उसने देवो की एम्बुलेंस बुलाई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि शेखर को देवो के बारे में कैसे पता चला। बेसिकली ला से शेखर को पता चला कि मर्डर वाले दिन सीएम सर की पासिंग थी, इसलिए इमरजेंसी व्हीकल्स ही अलाउड थे, जिससे उसे पता चला कि किलर के पास एम्बुलेंस है। दूसरा, उसे क्राइम सीन पर एम्बुलेंस के टायर के निशान भी मिले थे। साथ ही मरीज को चढ़ाने और उतारने के लिए यूज की जाने वाली रैंप के निशान भी मिले थे। अब देवू शेखर को बताता है कि वो पहले क्रिकेट में बैट लगाता था, बाद में पैसे कमाने के लिए वो पेशेंट्स पर बैट लगाने लगा था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, लेकिन उसमें भी वो हारने लगा था, इसलिए वो खुद ही पेशेंट्स को पॉइजन दे देता था। देवू सामने वाले को 2 कैप्सूल देता था, जिसमें एक में पॉइजन रहता था और दूसरे में नींद की दवा। अब यही गेम वो शेखर के साथ खेलता है, लेकिन शेखर ठहरा तेज दिमाग वाला। वो नींद वाली कैप्सूल पहचान लेता है, लेकिन उसे निगलता नहीं है, बल्कि मुंह में रख लेता है और किलर की आंखों में मिर्च डालकर उसे पकड़ लेता है। ये वही मिर्च है जो मिसेस एच के कैफे में शेखर ने पिंटू से मंगवाई थी। अब दूसरी तरफ हम थाईलैंड में कुछ आम डीलर्स को देखते हैं, जिनके पास इंस्पेक्टर ला के साथ शेखर और जयव्रत की फोटो होती है और फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अब अगले सीन में हम शेखर, जयव्रत और मिसेस एच को देखते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलने का आइडिया शेखर को बताते हैं, जिसमें वो केसेस को सॉल्व करके पैसा कमाएंगे।
शेखर पहले मना करता है, लेकिन उनके फोर्स करने पर वो मान जाता है। इसके बाद उनके पास कुछ छोटे मोटे केसेस आते हैं जिनको वो सॉल्व करके पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरी जगह गोस्वामी अपने दोस्त दास का मजाक उड़ा रहा था कि वो 40 साल का हो गया और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट डे दास शेखर के पास अपना केस लेके आता है, जहाँ वो बताता है कि उसे न्यूज़पेपर में मैरिज की एड देखी थी, जिसमें लड़की की 4 शर्तें लिखी हुई थी कि लड़का 40 साल से ऊपर का हो, बंगाली हो, उसके नाम का फर्स्ट लेटर डी हो और खुद का बिजनेस हो, जो कि दास के पास था और वो बहुत खुश भी था। इसलिए वो लड़की के फादर से मिलता है जिसका नाम सानियाल है। सानियाल दास को बताता है कि उसकी लड़की फॉरेस्ट ऑफिसर है और उससे शादी करने के लिए दास को 30 दिन तक जंगल में रहना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो अपनी बेटी मेनका की शादी उससे करवा देगा। इस पर दास एग्री हो जाता है और जंगल में रहने लगता है। लेकिन 20 दिन के बाद उसे पता चलता है कि सानियाल नाम का कोई आदमी है ही नहीं और ना ही मेनका नाम की कोई लड़की फॉरेस्ट ऑफिसर है। ये सुनकर शेखर जंगल में जाता है जहाँ दास रह रहा था। वहाँ उसे मेनका की फोटो मिलती है। अगले सीन में दास और भूतनाथ में एक दीवार को लेकर लड़ाई हो रही थी, जिसे देखकर जयव्रत को लगता है कि भूतनाथ ने ये सब दास की जमीन हड़पने की वजह से किया है। लेकिन इस थ्योरी को शेखर नहीं मानता है। अब शेखर को लास्ट से पता चलता है कि दास केमिस्ट शॉप की उर्मिला नाम की लड़की के पीछे पड़ रहा था, जिस पर उर्मिला ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इसलिए वो उर्मिला से मिलता है, जहां वो बताती है कि वो दास को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी शेखर जयव्रत को दास के पास भेजता है कि उसका किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा। और वहां से लौटने के बाद शेखर को जयव्रत से कुछ स्मेल आ रही थी और वो दास की दुकान पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट टनल दिखती है जो कि सीधा लोनपोक को ऑपरेटिव बैंक में निकलती थी। इसका मतलब किसी ने दास की दुकान को बैंक में चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस टनल को बनाने के लिए एक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसकी स्मेल जयव्रत में से आ रही थी। शेखर भागकर डस्टबिन में से मास्क निकालता है जो कि चोरों ने यूज किए थे। अगले दिन वो गोस्वामी, उर्मिला, भूतनाथ और चटर्जी को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जिनके लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिए थे। शेखर को उर्मिला और चटर्जी पर शक था, क्योंकि उर्मिला के सिग्नेचर लाइब्रेरी के रजिस्टर में मिले थे, जहां से उन्होंने ब्लूप्रिंट की किताब ली थी। अभी वो पुलिस को उनके घर तलाशी के लिए भेज देता है, लेकिन ये असली किलर नहीं थे, बल्कि असली किलर को पकड़ने के लिए शेखर चाल चलता है। वो बताता है कि बैंक से 36 लाख रुपए चुराए गए हैं। ये सुनकर गोस्वामी अपने मामा सानियाल के घर जाता है और कहता है कि उसने उसे कम पैसे बताए हैं। तभी उनका पीछा करते करते शेखर और पुलिस आ जाती है। बेसिकली गोस्वामी और सानियाल प्लान बनाकर दास को जंगल भेज देते हैं और उसकी दुकान को बैंक लूटने के लिए यूज करते हैं। गोस्वामी ने उर्मिला के फेक सिग्नेचर करके ब्लूप्रिंट वाली किताब ले ली थी, क्योंकि उर्मिला के सिग्नेचर इजी थे। साथ ही सानियाल को सीओपीडी नाम की डिजीज है, जिसमें धूल मट्टी से सीओपीडी ट्रिगर हो जाता है। इसलिए सानियाल ने मास्क में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर रखा था और इसी के साथ शेखर इस केस को भी सॉल्व कर देता है। अगले सीन में हम शेखर और जयव्रत को देखते हैं, जो कि एक केस सॉल्व करने के लिए बिहार आते हैं। वहीं एक गाड़ी रुकती है और उन्हें किडनैप कर लेती है और वो किडनैपर उन्हें बाबुल के पास ले जाते हैं। दरअसल बाबुल शेखर का भाई है और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। बेसिकली बाबुल ने शेखर को 3 एमएलए के रैंसम केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया था। अब शेखर और जयव्रत एमएलए की बेटी की शादी में आते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात इरावती नाम की लड़की से होती है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद इरावती शेखर से हाथ मिलाकर गाना गाने चली जाती है। अब शेखर उन तीनों एमएलए से मिलता है और उसे पता चलता है कि एक एमएलए की प्राइवेट वीडियो बनाकर और 2 एमएलए के स्टिंग ऑपरेशन बनाकर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और शेखर को उस ब्लैकमेलर को पकड़ना था। तभी शेखर उन टेप्स को सूंघता है और उसमें से सेम खुशबू आती है जैसी इरावती के हाथ में से आ रही थी। तभी शेखर इरावती के पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो वहां से चली जाती है। अगले दिन शेखर और जयव्रत चोरी छुपे इरावती के घर में घुस जाते हैं, जहां वो ओरिजिनल टेप्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां इरावती आ जाती है और उनके लिए चाय बनाती है। शेखर इरावती से कहता है कि वो यहाँ उसके परफ्यूम की स्मेल से पहुंचा है। इरावती की बातों से शेखर समझ गया था कि ना तो उसे पैसा चाहिए और ना ही पावर, उसे कुछ और ही चाहिए, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब बाबुल शेखर को बताता है कि उन 3 एमएलए को 20 किलो सोना लेके आने के लिए एक रैंसम कॉल आया है, लेकिन वहाँ पे सोना लेने के लिए कोई नहीं आया था। तभी शेखर विमला का पता लगाने के लिए कोठे पे जाता है और जयव्रत को वैली रोड भेज देता है। कोठे पर पहुंचकर शेखर को विमला तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ एक लड़की शेखर को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके बेसिस पर शेखर खोरीदई गांव पहुंचता है, जहां बहुत सारी विधवा औरतें शेखर को घेर लेती हैं और एक झोपड़ी में ले आती हैं, जहां उसे विमला और इरावती दोनों मिल जाती हैं। दरअसल 1 महीने पहले खोरीदई के लोगों ने एमएलए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जिसके जवाब में एमएलए अपने गुंडों को भेजकर बहुत सारे निर्दोष लोगों को मरवा देता है और विमला का पति भी उस हत्याकांड में मर जाता है। इसी का बदला लेने के लिए विमला उस कोठे पर जाती है जहां एमएलए आता था।
वहाँ वो एमएलए का एमएमएस बनाती है और बाकी 2 एमएलए इसका स्टिंग ऑपरेशन कर लेती है। तभी वहाँ जयव्रत भी आ जाता है, जिससे शेखर को पता चलता है कि बैली रोड पर जर्नलिस्ट पंकज के घर पर एमएलए के गुंडे नजर रखे हुए हैं। दरअसल एमएलए ने जब खोरीदई के लोगों को मारा था तभी पंकज ने उसकी फुटेज बना ली थी, इसलिए एमएलए ने पंकज को भी मरवा दिया था। लेकिन पंकज के मरने के बाद भी एमएलए को वो फुटेज नहीं मिली थी और इरावती भी उन फुटेजेस को ढूंढ रही थी, जिससे वो एमएलए को सजा दिलवा पाए। ये सुनकर शेखर और जयव्रत इरावती की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस प्लान में वो बाबुल को भी शामिल कर लेते हैं। वो चारों पंकज के घर जाते हैं, जहाँ पंकज की माँ से बात करके उन्हें पता चलता है कि पंकज की बहन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है और उसके पास बहुत सी किताबें हैं और उन्हीं में से एक किताब में शेखर को वो फुटेजेस मिल जाती हैं जिसे इरावती ढूंढ रही थी। शेखर बाबुल की मदद से पंकज की फैमिली को बिहार से वेस्ट बंगाल शिफ्ट कर देता है और एमएलए को सजा हो जाती है और शेखर ये केस भी सॉल्व कर देता है। जब शेखर वापस जा रहा था तो इरावती शेखर को परफ्यूम गिफ्ट करती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बाबुल एक कॉन्फिडेंशियल फाइल निकालता है जिस पर एम लिखा था। अगले सीन में हम रवि नाम के आदमी को देखते हैं जिसे रात में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और किसी को देखकर वो पूल में कूदकर सुसाइड कर लेता है। इसी केस के लिए इरावती शेखर से मिलने लौनपुर आती है। शेखर और जयव्रत रवि के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, जहाँ वो एक तांत्रिक औरत काकोली को देखते हैं। सभी गाँव वालों को लगता है कि ये सब किसी भूत का किया धरा है, लेकिन रवि के भतीजे हेमंत को ये किसी और का काम लग रहा था, इसलिए वो इरावती से कहकर शेखर को बुलवाता है। तभी वहां से एक शराबी आता है जो कहता है कि सब मरेंगे। अगले सीन में हम भास्कर विला देखते हैं, जहां हेमंत अपने फादर भास्कर और परिवार से मिलाता है। हेमंत की मौत के बाद उसकी बुआ रीना ने ही उसकी देखभाल की थी। हेमंत शेखर को उस रात के बारे में बताता है जिस रात रवि ने सुसाइड की थी। वो बताता है कि रवि शाम को खाना खाते टाइम बाथरूम गया था, जहाँ से आने के बाद वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और रात को अचानक से भागते हुए पूल में कूदकर सुसाइड कर ली। रीना शेखर को बताती है कि ये सब स्क्वंदो काटा ने किया है। स्क्वंदो काटा एक सरकटा भूत था जो 150 सालों से गांव में लोगों को मार रहा था। जो कोई भी उसे देख लेता था वो सुसाइड कर लेता था, लेकिन हेमंत को इस बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो शेखर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। लेकिन उसके परिवार वाले शेखर से मना करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। शेखर को इरावती से पता चलता है कि हेमंत को प्लांट्स का बहुत शौक है। अगले दिन शेखर और जयव्रत स्क्वंदो काटा के बारे में गाँव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी स्क्वंदो काटा के बारे में बताने से डर रहे थे। उन्हें डर था कि स्क्वंदो काटा उन्हें मार डालेगा। तभी एक लड़का उन्हें एक खंडर हवेली में ले जाता है, जहाँ उन्हें स्क्वंदो काटा की सरकटी तस्वीर दिखती है। दूसरी तरफ बीरन अपने घर आता है। ये वही शराबी है जो कि शेखर से कह रहा था कि वो मारा जाएगा। बीरन अपने घर पर मंदिर के सामने अगरबत्ती जला रहा था, तभी उसे सेम वही साउंड सुनाई देती है जो रवि को सुनाई दी थी। वो किसी को देखकर जंगल की तरफ भागने लगता है, जहाँ पेड़ की टहनी उसके गले के आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन काकोली फिर गांव वालों के साथ मंत्र पढ़ रही थी, जहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। तभी जयव्रत पुलिस को बीरन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए बोलता है। ये सुनकर गांव वाले नाराज हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इरावती की कार से सेफली वहां से निकल जाते हैं। इस बात से हेमंत के परिवार वाले शेखर से बहुत नाराज थे, क्योंकि अब गाँव वाले उनके खिलाफ हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रात में शेखर बीरन के घर जाता है, जहां चूहे के मरने की वजह से गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए शेखर वहां रखी अगरबत्ती को जलाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और अपना होश खो बैठता है। शेखर जंगल की तरफ भागने लगता है और चारों तरफ उसे स्क्वंदो काटा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खाई में गिरने वाला था, लेकिन जयव्रत वहां आकर उसे बचा लेता है। होश में आकर शेखर जयव्रत को बताता है कि स्क्वंदो काटा असली है। शेखर ने उस रात बीरन के घर के पास रीना को देखा था, इसलिए वो रीना से पूछताछ करता है और उसे काकोली के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। इसलिए वो काकोली से मिलने उसके पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि काकोली अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। शेखर और जयव्रत उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाती है। अगले दिन शेखर सभी घर वालों को इकट्ठा करके कहता है कि उसे असली स्क्वंदो काटा का पता चल चुका है, जो ये सब मर्डर कर रहा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और समय 1970 दिखाया जाता है, जहां भास्कर विला के मैनेजर फिरदौस से रीना को प्यार हो गया था, लेकिन फिरदौस भास्कर की पत्नी स्वाति से प्यार करता था। ये सारी बात फिरदौस के रूममेट बीरन को पता थी। एक दिन रीना फिरदौस और स्वाति को साथ देख लेती है और उनके बारे में भास्कर और रवि को बता देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को शहर छोड़ के जाना पड़ा था। अपने बेटे हेमंत की याद में 2 साल बाद फिरदौस और रीना वापस आते हैं, जहाँ रवि और भास्कर फिरदौस का मर्डर कर देते हैं।
रवि और भास्कर काकोली से स्कंदो काटा के बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए कहते हैं, जिसका गवाह वो बीरन को बनाते हैं। बीरन भास्कर से पैसे लेकर गांव में बताता है कि फिरदौस को स्कंदो काटा ने मारा है। ये बात स्वाति को पता चलती है और स्वाति स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देती है, लेकिन ओवरडोज हो जाने से उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ शेखर बताता है कि रवि, बीरन और काकोली को उनके ही स्टेट मैनेजर मनोज ने मारा है। ये सुनकर हेमंत बोलता है कि ये सब उसने किया है। बेसिकली हेमंत की माँ ने उसे बताया था कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम रियाज है, जो कि उसे फिरदौस से हुआ था। स्वाति की मौत के बाद हेमंत रियाज को मनोज बनाकर अपने घर ले आया था। शेखर सबको बताता है कि हेमंत ने एक प्लांट रेडिक्स पैडिस डायबोली रवि के रूमाल में, बीरन की अगरबत्ती में और काकोली के हवन में मिला दिया था, जिसको अगर कोई सूंघ ले तो उसे भयंकर डर लगने लगता है, जिससे उन्हें स्कंदो काटा दिखता था, जो कि उनके मन में कई सालों से मौजूद था। हेमंत ने ये सब अपनी माँ की मौत का सच और स्कंदो काटा के डर को खत्म करने के लिए किया था, और पुलिस हेमंत और भास्कर को पकड़ ले जाती है और ये केस भी सॉल्व हो जाता है। अगले सीन में लॉनपुर में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कैफे में आकर इंस्पेक्टर लाहा पर बंदूक तान देती है। ये देखकर जयव्रत शेखर से पूछता है कि ये कौन है, और शेखर उस लड़की का नाम एम बताता है। वो उसे अपने पुराने केस के बारे में बताता है। दरअसल 1991 में शेखर एक कॉलेज में प्रोफेसर था और उसका रियल नेम स्नेहाशिष था। तभी बावल उसके पास एक केस लेके आता है जिसमें 3 साइंटिस्ट की डेथ हो चुकी थी, और डेथ ऐसे प्लान की थी कि मर्डर ना लगे बल्कि एक्सीडेंट लगे। शेखर केस सॉल्व करने के लिए रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है और वहाँ से पता चलता है कि ये तीनों साइंटिस्ट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वहीं शेखर की मुलाकात शांति से होती है, जो कि एक लेसन ऑफिसर है। वहाँ शेखर को पता चलता है कि उनके एक साइंटिस्ट डॉक्टर गुप्ता मिसिंग हैं, इसलिए वो डॉक्टर गुप्ता के घर पहुंच जाता है, जहाँ उसकी वाइफ बताती है कि डॉक्टर गुप्ता ज़्यादातर फार्म हाउस और कॉफी हाउस में ही रहते थे। शेखर फार्म हाउस पहुंच जाता है, जहां सामान बिखरा देख शेखर को शक होता है कि उनसे पहले यहाँ कोई और आया था जो कि कुछ ढूंढ रहा था। वहाँ उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ किताबें मिलती हैं और साथ ही कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें उन 4 डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग थी। इससे शेखर को लगता है कि ये चारों कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे थे। डॉक्टर सिन्हा और शांति से मिलकर उसे पता चलता है कि ये चारों कुछ डेडली बना रहे थे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही खतरनाक हैं। वहीं शांति का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। अगले दिन बाबुल शेखर को बताता है कि एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर है एम, जो सभी देशों को वेपन सप्लाई करता है, और कुछ दिन पहले उसने एक ऑक्शन किया था जिसमें सभी देशों ने हिस्सा लिया था, और रसिया ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस वेपन को खरीद लिया था। ये एक ऐसा वेपन था जो हवा में फैलकर पल भर में पूरा देश खत्म कर सकता है। ये केमिकल वेपन उन्हीं 4 साइंटिस्ट ने बनाया था और एम ने उन्हें हायर किया था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से 3 साइंटिस्ट को मार दिया गया और एक साइंटिस्ट मिसिंग था। शेखर को पता चल गया था कि इसके पीछे शांति का हाथ है, क्योंकि शांति के पैर में पोलियो था, जैसा कि उसने उस आर्म डीलर की फोटो में देखा था। इसलिए वो शांति से मिलता है और उसका सच उसे बताता है। ये सुनते ही शांति उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे शेखर बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बावल शेखर को बताता है कि शांति का असली नाम मुमताज है। शेखर और बावल प्लान बनाते हैं और डॉक्टर गुप्ता से डील फाइनल करते हैं। दरअसल डॉक्टर गुप्ता के पास केमिकल वेपन है, इसलिए वो सबसे छुप रहा है, इसलिए वो केमिकल वेपन के बदले अपनी सिक्योरिटी मांगता है। तभी वहाँ मुमताज आकर शेखर और डॉक्टर गुप्ता पर हमला कर देती है। डॉक्टर गुप्ता शेखर को बताता है कि वो वेपन उसने कलकत्ता में कहीं छुपा दिया है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और गोली लगकर डॉक्टर गुप्ता की मौत हो जाती है और शेखर वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन मुमताज को पता चल गया था कि मरते मरते डॉक्टर ने शेखर को उस वेपन के बारे में बताया है, इसलिए वो अपने आदमी शेखर के घर के पास लगा देती है। इसी वजह से शेखर वहाँ से लॉनपुर आ जाता है और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है। मुमताज शेखर को धमकी देती है कि वो उसे उस वेपन की लोकेशन बताए, नहीं तो वो सबको मार देगी, जिस पर शेखर मना कर देता है। लेकिन जयव्रत के कहने पर वो एग्री हो जाता है। उनके पास बस 12 घंटे का समय था। डॉक्टर गुप्ता ने शेखर को बताया था कि उसने वो वेपन वहाँ छुपाया है जहाँ टैगोर छुपे थे। तभी वो रविंद्र सदन आते हैं, जहाँ उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें एक कविता थी, कहाँ छुपे हो टैगोर। इस कविता में वेपन तक पहुंचने का रास्ता छिपा हुआ था। उस कविता के हर 4 लाइन में उन्हें वेपन की लोकेशन और उसे खोलने के कोड्स मिलेंगे। पहली 4 लाइन को डिकोड करके वो बिरला प्लेनेटेरियम पहुंचते हैं, जहां उन्हें हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में पता चलता है, और आगे की 4 लाइन में वो कॉफी हाउस पहुंचते हैं, जहां उन्हें कार्बन एलिमेंट के बारे में पता चलता है। आगे की 4 लाइन में वे कलकत्ता प्रेस क्लब पहुंचते हैं, जहां उन्हें ब्रोमीन एलिमेंट मिलता है। लास्ट की 4 लाइन उन्हें रविंद्र सदन पहुंचा देती हैं, जहां उन्हें टैगोर जी की मूर्ति के पास वो केमिकल वेपन मिल जाता है। आगे की लाइन उन्हें हावड़ा ब्रिज पर बहती हुई हुगली नदी के पास ले आती है, जहां शेखर कहता है कि अगला एलिमेंट NaCl है,
और इन चारों कोड से वो उस बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है। लेकिन जयव्रत बताता है कि ये एलिमेंट NaCl नहीं बल्कि AgCl है, जिसे ब्रोमीन के साथ डालने से बहुत ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है और वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जयव्रत बहुत खुश हो जाता है। लेकिन शेखर उसे बताता है कि ये बॉक्स नकली है। शेखर को पता चल गया था कि जयव्रत ही एम है, क्योंकि उसने गलती से डॉक्टर गुप्ता का पूरा नाम शेखर के सामने बोल दिया था, जो बस शेखर को पता था। साथ में डॉक्टर गुप्ता ने शेखर को बताया था कि एम ने उसे उस बॉक्स में AgCl डालने के लिए कहा है और इसीलिए जयव्रत AgCl पर इतना जोर दे रहा था। जब एम को पता चला था कि गुप्ता ने वेपन के बारे में शेखर को बताया है, तो वो जयव्रत बनकर शेखर के साथ रहने आ गया था, ताकि शेखर से ही वो केमिकल वेपन ढूंढवा सके। लेकिन शेखर जैसे जीनियस के सामने उसका प्लान फेल हो गया था और ये जो भी बॉक्स ढूंढने का खेल था, ये सब शेखर ने ही प्लान किया था। वहाँ दूसरी तरफ बाबुल मुमताज को कैफे में पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य शेखर को लेकर नदी में कूद जाते हैं। मौर्य को तो तैरना आता था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शेखर को तैरना नहीं आता था और उसकी डेथ हो जाती है। शेखर की मौत से सभी लोग बहुत दुखी थे। तभी इरावती को उसकी कार में वो ही परफ्यूम बॉक्स मिलता है जो कि उसने शेखर को दिया था। इसका मतलब ये था कि शेखर अभी भी जिंदा है और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।